B.Ed फर्स्ट ईयर, पेपर सेकेंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, लेसन 11। आज का टॉपिक है अनुशासन। योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध ही सच्चा अनुशासन है। चित्त की योग में 5 अवस्थाएं बताई गई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्धा। क्षिप्त अवस्था में चित्त में रजोगुण की अधिकता रहती है, वह अति चंचल होता है और सुख दुखादि विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। मूढ़ अवस्था में चित्त में तमोगुण की अधिकता रहती है, वह विवेक शून्य होता है और अनुकरणीय कार्यों में प्रवृत्त रहता है। विक्षिप्त अवस्था में चित्त में सत्वगुण की प्रधानता रहती है और वह दुख के कारणों को त्याग कर सुख के साधनों की ओर प्रवृत्त होता है। चित्त की एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। एकाग्र अवस्था में चित्त किसी एक विषय पर केंद्रित रहता है और निरुद्ध अवस्था में वह स्थिर हो जाता है। योग के अनुसार जो मनुष्य इनमें से जितनी अधिक अवस्थाएं पार कर लेता है वह उतना ही अधिक अनुशासित होता है। निरुद्ध अवस्था पूर्ण अनुशासन की व्यवस्था है। चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए योग ने अष्टांग योग मार्ग का समर्थन किया है। अष्टांग योग का पहला पद है यम। यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म का संयम। इस संयम के लिए योग सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन को आवश्यक मानता है। योग के अनुसार नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। योग का स्पष्ट मत है कि जब तक मनुष्य इन 5 व्रतों और 5 नियमों का पालन नहीं करता तब तक वह योग क्रिया के अन्य पदों आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अनुसरण नहीं कर सकता, चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि से इन व्रतों एवं नियमों का पालन तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। शिक्षक योग क्रियात्मक विज्ञान है। यह सिद्धांत की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देता है। योग के अनुसार शिक्षक को ज्ञानी के साथ साथ अष्टांग योग क्रियाओं में दक्ष होना चाहिए। अष्टांग योग मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होता है। शिक्षार्थी योग प्रदत्त शिक्षार्थी को भी चित्तवृत्तियों के निरोध अर्थात अष्टांग योग मार्ग का अभ्यास करने का उपदेश देता है और अष्टांग योग के अनुयायी को 5 व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य तथा 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान का पालन करने का उपदेश देता है। विद्यालय योग दर्शन विद्यालयों को योग क्रिया के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित करने पर बल देता है। शिक्षा के अन्य पक्ष योग दर्शन का बल योग क्रिया पर अधिक है और इस युग में यह क्रिया सामान्य बालक नहीं कर सकते। साफ जाहिर है कि योग जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, परंतु शिक्षा और शिक्षण संबंधी उसका मनोविज्ञान बड़ा विस्तृत है और वह हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। योग दर्शन की शिक्षा को देन का मूल्यांकन। योग भारत की विशेषता है, इसे सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसा स्वीकार करता है। अंतर केवल इतना है कि सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और योग उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसकी ज्ञान मीमांसा की सांख्य की ज्ञान मीमांसा से मेल खाती है। अंतर केवल इतना ही है कि सांख्य पुरुष को मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला और क्रियाशील करने वाला मानता है और योग उसे ज्ञान को प्राप्त करने वाला मानता है। योग की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आचार मीमांसा है। उसके द्वारा विकसित अष्टांग योग आज किसी न किसी रूप में सभी वेद मूलक दर्शनों को मान्य है। शिक्षा के क्षेत्र में भी योग दर्शन का बड़ा महत्व है। योग मानव जीवन को सप्रयोजन मानता है। उसकी दृष्टि से मानव योजन का मुख्य प्रयोजन मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए योग चित्तवृत्तियों का निरोध आवश्यक मानता है और चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांग योग आवश्यक मानता है, परंतु यह सब कार्य इस शरीर द्वारा ही संभव है। अतः यह मनुष्य के शारीरिक विकास पर सबसे पहले बल देता है। यह चित्त को मन, अहंकार और बुद्धि का योग मानता है। अतः शरीर के विकास के बाद उसके मन, अहंकार और बुद्धि के विकास की बात करता है। इन्हें ही आज की मानसिक, भावात्मक एवं बौद्धिक विकास कहा जाता है। योग द्वारा निश्चित शिक्षा के ये उद्देश्य शिक्षा के सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक उद्देश्य हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में उसने जो विशेष कहा है वह है अष्टांग योग क्रियाओं में प्रशिक्षण। हमारी दृष्टि से यम, नियम, आसन और प्राणायाम तो सबके लिए आवश्यक है। रही बात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की, यह मोक्ष के इच्छुकों के लिए छोड़ देने चाहिए। योग शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यचर्या के संदर्भ में सांख्य का अनुयायी है। उसे सांख्य का यह विचार मान्य है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या बालक के विकास क्रम में अनुकूल होनी चाहिए।
यह भी शिशु काल की पाठ्यचर्या में इंद्रियों के प्रशिक्षण संबंधी विषयों एवं क्रियाओं को और बाल काल की पाठ्यचर्या में इंद्रिय प्रशिक्षण के साथ चित्त, मन, अहंकार और बुद्धि के विकास संबंधी विषयों एवं क्रियाओं को स्थान देता है। यह शिक्षा की निरंतरता में विश्वास रखता है, इसलिए मनुष्य के पूरे जीवन के लिए पाठ्यचर्या निश्चित करता है। इसकी दृष्टि से स्वाध्याय और योगाभ्यास जीवन भर चलने चाहिए। शिक्षण नीतियों के संदर्भ में भी योग सांख्य से सहमत है। वह भी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ज्ञान प्राप्त करने के साधन मानता है और बच्चों को इन्हीं विधियों से सिखाने की बात करता है, परंतु उसकी दृष्टि से सीखने की सर्वोत्तम विधि योग है। यह योग को ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मानता है, परंतु इस विधि का प्रयोग तो योग ही कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। हाँ, योग विधि की कुछ बातें ज्ञान प्राप्त करने की सभी विधियों में सामान्य रूप से स्वीकार की जा सकती हैं। इनमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम का प्रयोग और चित्त, मन, अहंकार और बुद्धि की एकाग्रता आते हैं। स्वस्थ शरीर और चित्त की एकाग्रता ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता है। योग के अनुशासन, शिक्षक और शिक्षार्थी संबंधी विचार भी अति प्राचीन होते हुए भी अति अर्वाचीन हैं। योग ने अनुशासन के जिन 8 पदों की चर्चा की है, उसकी उपयोगिता किसी न किसी रूप में सभी स्वीकार करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम को यदि हम योग द्वारा प्रतिबद्ध रूप में स्वीकार करें और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को मन की एकाग्रता के रूप में स्वीकार करें, तो यह बात भौतिकवादी और अध्यात्मवादी सभी को स्वीकार होगी। आज के शिक्षक और छात्र यदि योग द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुकरण करें तो शिक्षा जगत की समस्त बुराइयां देखते ही देखते समाप्त हो जाएं। हमें योग विज्ञान को समझने और शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि योग दर्शन भारतीय शिक्षा को ठोस आधार प्रस्तुत करता है। इसका मनोवैज्ञानिक तो आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। काश हम उसे समझ सकें तो शिक्षा की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे नई वीडियो, नई टॉपिक, नए लेसन के साथ। धन्यवाद।